तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज कहानी कुछ दूसरी थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी खबरें आई, मुझे लगा कि बहुत दिनों से आप लोग पूछ भी रहे थे, तो क्यों ना वो जो आज कहानी सुनानी थी वो अब कल सुनाऊंगा। एक सवाल था जो हर एक के मन में था, वो ये कि 29 मई की शाम को जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उस कत्ल से पहले और उस कत्ल के बाद क्या कुछ हुआ। उस कत्ल में शामिल वो तमाम शूटर, वो कत्ल से पहले कहां कहां पर थे, कहां रुके थे, कत्ल करने के बाद वो कहां गए। एक ये भी बात थी कि पंजाब पुलिस ने लापरवाही बरती थी, बैरिकेड्स नहीं लगाई, नाकेबंदी नहीं की और इसलिए भाग गए। हालांकि पंजाब पुलिस ने कहा कि ये सब गलत है, हमने तो चेकिंग लगाई। लेकिन आज पूरा राज खुलेगा कि वाकई मूसेवाला को गोली मारने के बाद ये सारे शूटर भागे कहाँ, और क्या पंजाब से निकल गए थे या कहीं वहीं आसपास रुके थे, और फिर कब कब कैसे कैसे किन किन रास्तों से निकले, और लगातार कैसे इनके पास कौन फोन कर रहा था। 29 मई को ही इस काम को अंजाम देना था, क्या ये पहले से तय था, ये भी अब खुलासा हो गया। कितने दिन पहले से ये शूटर घात लगा के बैठे थे और उससे पहले ये कहां कहां छुपे थे, उसका भी खुलासा हो गया। 3 स्टेट की पुलिस, दिल्ली, पंजाब और इवन महाराष्ट्र, और इनके करीब 600 पुलिस वाले, 600 पुलिस वाले सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। और इस दौरान तमाम खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। गोली चलाने वाले 3 शूटरों को छोड़ दें तो बाकी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार पूछताछ हो रही है, और उसी पूछताछ के दौरान ये सारी कहानी निकलकर सामने आई। कुछ फ़ोन पर बातचीत हो रही थी और फ़ोन पे एक डॉक्टर लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा था कातिलों को, शूटरों को, और उन शूटरों में भी एक उनका लीडर था जिससे वो लगातार बात कर रहा था कि कब कहाँ जाना है, निकलना है, कहाँ रुकना है, कितने बजे काम करना है। तो ये सारी कहानी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि तमाम ऐसी ही कहानियाँ, क्राइम की, अलग अलग फील्ड की, दिलचस्प, रहस्यमयी, मनोरंजक बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी आप कुकू FM पर भी सुन सकते हैं। कुकू FM पर तमाम आपकी मनपसंद की कहानियाँ हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, और उसमें अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं। जैसे एक द बंडी, द मोस्ट, जो इसकी कहानी है, शायद मैंने भी इसकी सुनाई है कि नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कहानी भी आप ऑडियो बुक पे सुन सकते हैं। टेड बंडी, तो टेड बंडी की कहानी। इसके अलावा द मर्डरर ब्राइड, जस्सी सिद्धू की कहानी है ये। तो इस तरह की बाकी तमाम कहानियाँ आप, चाहे वो टेड बंडी की हो या फिर जस्सी सिद्धू की हो, ये सारी कहानियाँ आप कुकू FM पर जाकर सुन सकते हैं। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो तमाम शूटर गिरफ्तार हुए, पूछताछ हुई, उसके बाद एक, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ लोग फ़ोन पे लगातार एक्टिव थे और बात कर रहे थे और शूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब वो बातचीत भी सामने आई है। ख़ासतौर पर आज की कहानी जो है 28 मई की सुबह 10 बजे से लेकर कत्ल के बाद, उसके अगले दिन, कत्ल वाली रात को क्या हुआ, उसके अगले दिन क्या हुआ, फिर कैसे कैसे शूटर वहाँ से निकले, ये पूरी कहानी आपके सामने पेश है। 28 मई यानी 29 मई को सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था। 28 मई को शूटरों की ऑलरेडी 2 टीमें तैयार हो चुकी थी। इनमें से 5 शूटर हरियाणा के थे, 2 पंजाब के थे। तो हरियाणा के अलग अलग शूटर थे और हरियाणा से कई बाहर भी रह रहे थे। उन सबको बुलाया गया हरियाणा में और उनको इकट्ठा किया गया। हरियाणा में एक जगह है कीरमारा, तो कीरमारा में इन सबको जमा किया गया। अब इस कीरमारा में कौन कौन था? एक इन शूटरों का सरदार प्रियव्रत फौजी, दूसरा केशव, ये भी हरियाणा का, इसके अलावा दीपक मुंडी, कशिश, अंकित। तो ये एक ग्रुप कीरमारा में ठहरा हुआ था हरियाणा में। अब सवाल है कि कीरमारा कहाँ पर है और मानसा यानी कि सिद्धू मूसेवाला के घर से कितनी दूर है। तो कीरमारा मानसा से सिर्फ 103 किलोमीटर की दूरी पर था, 103, और सड़क के रास्ते करीब 2 घंटे में आप आसानी से कीरमारा से मानसा पहुंच सकते हैं, यानी कि इस हरियाणा के इस इलाके से पंजाब के मानसा तक। तो प्रियव्रत फौजी और इनके तमाम लोग पिछले 1-2-3 दिनों से ही हरियाणा में डेरा डाले हुए थे, कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। और नवदीप नाम का एक शख्स था जिसने इनके वहाँ ठहरने का इंतज़ाम कराया था, उनका लोकल कॉन्टेक्ट। तो ये आराम से इंतज़ार कर रहे थे अपने बॉस के फ़ोन का।
28 मई को पहली बार ठीक सुबह 11 बजे गोल्डी बराड़ का फोन आता है कनाडा से, और वो फोन पे सिर्फ एक ही आदमी से कांटेक्ट में था, और वो था प्रियव्रत फौजी, जो शूटरों का सरदार था, लीडर था। तो 28 मई सुबह 11 बजे गोल्डी बराड़ फोन करता है सीधे प्रियव्रत फौजी को और पहली खबर देता है। और इत्तेफाक से ये देखिए कि ये खबर ऐसा जैसे न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग आती है। उसी वक्त एक फरमान पंजाब सरकार की तरफ से जारी हुआ सुबह, और उसके कुछ मिनट के बाद, मतलब वो लोग कितने अलर्ट थे, गोल्डी बराड़ प्रियव्रत फौजी को कहता है कि फौजी, मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है और अब तुम्हें बाकी लड़कों के साथ कल ही इस काम को अंजाम देना है, तैयारी कर लो। 28 मई की सुबह 11 बजे करीब 9-10 बजे ये ऑर्डर आया पंजाब सरकार का सिक्योरिटी कम करने का सिद्धू मूसेवाले की, और उसके कुछ ही मिनट के बाद कनाडा से गोल्डी बराड़ फ़ोन करता है। फ़ोन पे उसकी इस बात को सुनकर प्रियव्रत फौजी उससे कहता है, जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा। प्रियव्रत और बाकी लोग जो आपस में बात करते थे गोल्डी बराड़ के लिए, वो उसे डॉक्टर कहकर पुकारते थे। तो प्रियव्रत ने भी कहा कि ठीक है, काम हो जाएगा। इसके बाद ये फ़ोन रख दिया गया। अब 28 मई की सुबह की ये बात थी। इसके बाद बाकी प्लानिंग की गई कि अब करना है, सिक्योरिटी हटा ली गई है, लेकिन हटाने में भी कुछ कागजी कार्रवाई होती, तो 28 मई को तो ये काम मुश्किल है। 29 मई को ये काम पॉसिबल है। तो पहली बार डॉक्टर यानी गोल्डी बराड़ के इस फ़ोन के बाद की सिक्योरिटी हटा ली गई है। ये प्लान बना कि अब इस काम को अगले 24 घंटे के अंदर अंजाम देना है। तो इधर से प्रियव्रत फौजी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी टीम तैयार है और हम निकल लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा दिन प्लानिंग में और बाकी चीज़ों में गुजर गया। अब आती है 29 मई की तारीख, वही तारीख जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। 29 मई की सुबह 10 बजे प्रियव्रत फौजी, एक और शूटर अंकित, एक और केशव, ये तीनों हरियाणा के कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। वहाँ से ये लोग निकलते हैं और एक गाड़ी में ये लोग निकलते हैं, बुलेरो में, और इस बुलेरो में वहाँ से अब इनका जो रुख था वो मानसा था। अब कीरमारा से मानसा करीब 103 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 घंटे का सफ़र है। 10 बजे ये निकल रहे हैं, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन 10:30 बजे फिर इन्होंने रास्ते में एक और जगह पड़ी, जो ओकलाना मंडी हिसार के पास। वहाँ से इन्होंने 2 और लोगों को उठाया। एक का नाम था दीपक मुंडी और दूसरे का नाम था कशिश। तो अब 3 और 2 5 हो गए। अब ओकलाना मंडी जो हिसार में है, यहाँ से मानसा की दूरी थी करीब सिर्फ 85 किलोमीटर, यानी मानसा से करीब करीब 18 किलोमीटर दूर शूटरों का एक दूसरा टोली, दूसरा गिरोह बैठा हुआ था। प्रियव्रत फौजी ने अपने बाकी दोनों शूटरों को उठाया, उसी बुलेरो में बिठाया, और उसके बाद ये वहाँ से निकल पड़े मानसा के लिए। जब ये मानसा के लिए निकले तो रास्ते में फिर फ़ोन आया करीब 11 बजे के आसपास। दोनों शूटरों को भी उठा लिया था। फिर से डॉक्टर का फ़ोन, यानी गोल्डी बराड़ का, प्रियव्रत फौजी को। गोल्डी कहता है प्रियव्रत फौजी से कि मानसा पहुंचने के बाद तुम लोग मानसा सिद्धू के मूसेवाला के घर के करीब मत जाना, बल्कि उससे 3 किलोमीटर पहले एक ढाबा है, उस ढाबे में रुकना। उस ढाबे की सीसीटीवी फुटेज भी आई है, तस्वीर भी आई है कहानी में, आप इसको देख भी लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा, यानी गोल्डी बराड़ ने फौजी से, कि 3 किलोमीटर पहले एक ढाबा है, तुम वहीं रुकना और मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करना। जब मैं जो कहूँगा उसके बाद ही आगे का कदम उठाओगे। इसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। उसके बाद ये लोग अब वहाँ से निकलते हैं और मानसा पहुँचते हैं, और मानसा में उस ढाबे पे करीब ये लोग 3 बजे के आसपास पहुँच चुके थे बुलेरो कार में। अब एक ढाबे पे उसमें बैठे हुए, उधर से पंजाब साइड से 2 और शूटर थे जो अलग इलाके में थे। वो इन 5 के साथ नहीं थे। वो एक रिट्स गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में पहुंचते हैं इसी मानसा में, उसी ढाबे पर। उन्हें भी यही इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग उस ढाबे पे पहुंचो, बाकी टीम के मेंबर वहां मिलेंगे। जो पंजाब साइड में उधर से आए थे दोनों शूटर, उनमें से एक था मनप्रीत भानु और दूसरा था जगरूप रूपा। तब 5 और 2 7 लोग हो गए। अब ये सारे 7 उसी ढाबे पर मिलते हैं पहली बार। इसके बाद अब वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आएगा, क्या करेंगे। 29 मई संडे का दिन, ढाबे पे इन लोगों को बैठे हुए करीब घंटा भर हो चुका है। हर पल बेचैनी में गुजर रहा है।
और ये भी है कि काम शायद आज ही करना है। करीब 4:25 पर अचानक प्रियव्रत फौजी का मोबाइल फिर बजता है। फिर वही नंबर, डॉक्टर यानी गोल्डी बरार फोन करता है और गोल्डी बरार इस बार बेहद जोश में कहता है, वो उससे कहता है कि तुम लोग फौरन सिद्धू मूसेवाला के घर की तरफ जाओ। सिद्धू मूसेवाला के घर का मेन गेट खुल गया है और उसके घर जल्दी निकलो क्योंकि आज वो बिना सिक्योरिटी के है। तो इधर से गोल्डी बरार ने यानी डॉक्टर ने ये बात प्रियव्रत फौजी को कही और करीब 4:25 पे ये कॉल किया था और उसमें मेन इंफॉर्मेशन यही थी कि मेन गेट खुल गया है, सिद्धू अपनी गाड़ी में है, थार में, और बिना सिक्योरिटी के है। अब यहाँ पे जो उसने फ़ोन किया, आपको टाइमिंग याद होगी, पहले भी कहानी सुनाई, ये केकड़ा नाम का इनका मुखबिर जो उसी गांव में उसकी रिश्तेदारी थी, वो एक फ़ैन बन के वहाँ गया था और वो लगातार सिर्फ गोल्डी बरार के ही कांटेक्ट में था फ़ोन पर, बल्कि वो लाइव वीडियो भी दिखा रहा था। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाले के साथ उसने सेल्फी ली, सिद्धू मूसेवाले अपने थार में अपने 2 दोस्तों के साथ अकेले निकले और सिक्योरिटी वाले घर में ही रह गए। उसने ये खबर दी गोल्डी बरार को कनाडा में। गोल्डी बरार ने ये सुनते ही और वीडियो देखते ही तसल्ली किया उसने पहले कि हाँ ये अकेला है, ताकि शूटरों की भी अपने वो मुसीबत में न डाले। उसके बाद उसने प्रियव्रत फौजी को फ़ोन किया कि मेन गेट खुल गया है, तुम जल्दी उसके घर के लिए निकलो, सिद्धू निकलने वाला है बिना सिक्योरिटी के। ये सुनते ही ढाबे पे मौजूद ये 7 शूटर, बल्कि इनमें से 6, एक केशव को ढाबे पे इन्होंने छोड़ दिया जो इनके साथ आया था और तय ये हुआ था कि केशव उसी ढाबे पर रहेगा और मूसेवाला के कत्ल के बाद तमाम शूटर उसी ढाबे पर वापस आएंगे और फिर केशव उनको वहाँ से निकाल के आगे ले जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। केशव को ढाबे पे छोड़ा, बाकी दोनों शूटर जो थे वो 6, ये लोग बोलेरो में और एक दूसरी गाड़ी में वहाँ से अब निकलते हैं और उसके बाद निकलने के बाद सीधे उस रास्ते में पहुंचते हैं जहां से सिद्धू मूसेवाले का घर था। इससे पहले इन लोगों ने रेकी की थी, तो उस रेकी में इन्होंने पाया कि सिद्धू मूसेवाला जब भी अपने घर से निकलते हैं तो एक वहां पे नहर का रास्ता है, उस नहर के रास्ते से होकर ही वो आगे की तरफ कहीं भी बढ़ते हैं। तो इन लोगों को उम्मीद थी कि वो नहर के रास्ते पे ही सिद्धू की गाड़ी होगी और वहीं पे रोकेंगे, वहीं पे गोली मारेंगे। लेकिन इत्तेफाक से इन्होंने देखा कि सिद्धू मूसेवाले ने उस दिन नहर वाला रास्ता नहीं लिया, बल्कि वो एक जवाहर के गाँव जाने का दूसरा रास्ता है, उस रास्ते पर उनकी थार निकल पड़ी। ये देखते फिर उन्होंने भी गाड़ी घुमाई और उसके बाद गाड़ी का पीछा शुरू किया। कुछ देर के बाद एक गाड़ी आगे निकल गई थी। फिर जवाहर के गांव के पास पहुंचकर जहां मौका मिला, इन्होंने थार का रास्ता रोका और दोनों गाड़ियों से अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी आपको पता है। लेकिन अब यहाँ से कहानी ये कि गोली मारने के बाद करीब ये इंसिडेंट है 4:30, 4:40, ये सारे शूटर कहाँ गए? पंजाब पुलिस ने कहा कि हमने नाकेबंदी कर दी थी, सारी चीज़ें कर ली थी और 1, 2, 4 नहीं बल्कि 6-7 लोग, तो ये 6-7 एक साथ कहाँ गायब हो गए? एक गाड़ी तो इनकी वहीं छोड़ दी थी, वो दरवाज़ा टूट गया था। एक दूसरे की इन्होंने गाड़ी लूटी, उसमें भागे थे, एक बोलेरो में थे, फिर बोलेरो भी इन्होंने आगे जाके छोड़ा। लेकिन ये लोग गए कहाँ? और पंजाब पुलिस मूसेवाला की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अगले 1 घंटे में हर चैनल पर हेडलाइन ब्रेकिंग थी। ऐसे में भी पंजाब से यूं शूटरों का गायब हो जाना ये हैरान करने वाला है। तो क्या पुलिस ने ड्यूटी अपनी सही से नहीं दी या फिर ये लोग कहाँ गए थे? तो उसका भी खुलासा हुआ है उस सारी बातचीत से ही। सारा काम होने के बाद लगातार अब डॉक्टर यानी कि गोल्डी बरार प्रियव्रत फौजी के संपर्क में था। प्रियव्रत फौजी ने उसे बताया, पहली खबर उसी ने दी, काम हो गया है। इसके बाद थोड़ी देर तक फ़ोन नहीं आया। ये लोग ढाबे पे पहुंचे, केशव वहाँ मौजूद था, फिर गाड़ी में निकले। थोड़ी देर के बाद वापस डॉक्टर यानी गोल्डी बरार का फिर फ़ोन आता है प्रियव्रत फौजी के पास और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से सीधे फतेहाबाद के लिए निकलो फटाफट, और फतेहाबाद में तुम्हें राम निवास नाम का एक लड़का मिलेगा, वही तुम्हें रिसीव करेगा और वहीं तुम्हें वहाँ एक होटल में ले जाएगा जहाँ तुम्हें पूरी रात गुजारनी है। ये कत्ल के बाद फ़ोन है गोल्डी बरार का प्रियव्रत फौजी को।
अब इस आदेश के बाद प्रियव्रत फौजी अपने तमाम शूटर के साथ 2 गाड़ियों में मानसा से फतेहाबाद के लिए निकलता है। मानसा से फतेहाबाद की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर, करीब 1 घंटा 20 मिनट का बाई रोड वक्त लगता है। गोली मारने के बाद, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद, जब हर चैनल पे ये खबर चल रही थी, पंजाब पुलिस भी में हड़कंप था और एक तरह से इस खबर के अलावा और कोई खबर नहीं थी। पंजाब पुलिस का दावा था कि उन्होंने हर तरफ नाकेबंदी की, लेकिन कमाल देखिए कि मूसेवाला के गांव मानसा से सिर्फ 66 किलोमीटर की दूरी पर मूसेवाला के कातिल पूरी रात एक होटल में बिताते हैं, बाकायदा बियर पीते हैं, जश्न मनाते हैं। और जिस होटल में ये रुके थे उस होटल का नाम था सांवरिया होटल। तो फतेहाबाद के सांवरिया होटल में ये सारे के सारे शूटर रुके और इनको वहाँ रुकवाने का इंतज़ाम किया राम निवास नाम के इनके एक लोकल कॉन्टेक्ट ने। और ये सब रात में वहाँ रुकने के बाद, जश्न मनाने के बाद वहीं सो जाते हैं, बेचैन, मतलब एकदम चैन की नींद, जैसे कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ मूसेवाला के गांव से 66 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि ये लग रहा था कि पता नहीं यहाँ कहाँ भाग जाएंगे। तो यहाँ पे पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी और उनकी जो नाकेबंदी है, उन सारे चीज़ों पे एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। अब 29 मई की रात इन्होंने फतेहाबाद के सांवरिया होटल में गुजारी। 30 मई की सुबह हुई, यानी कत्ल की अगली सुबह। अगली सुबह सचिन भिवानी, कपिल पंडित, 2 लोग क्रेटा कार से सांवरिया होटल पहुंचते हैं। ये सब इसी गैंग के हैं, लॉरेंस के और बराड़ के। फिर इसके बाद ये क्रेटा कार में आए, एक कार और थी, और ये क्रेटा कार सचिन भिवानी चला रहा था। इसमें अंकित, प्रियव्रत, सचिन, केशव, कशिश, ये तमाम लोग सवार होते हैं। दूसरी कार में जो पंजाब के शूटर थे वो सवार होते हैं। और अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे ये फतेहाबाद का सांवरिया होटल छोड़ देते हैं। यहाँ से 2 अलग अलग गाड़ियों में निकलते हैं। इसके बाद ये गाड़ी पहुँचती है, अब वहाँ से रोहतक हाईवे, एक हांसी गांव है फतेहाबाद के बाद। फतेहाबाद के हाईवे हांसी गांव में पहुँचते हैं, वहाँ गाड़ी रुकती है। वहाँ पे एक किशन गुर्जर नाम का शख्स, इनका लोकल कॉन्टेक्ट, वो इनका इंतज़ार कर रहा था। वहाँ ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और फिर एक घर में जाते हैं। अब फतेहाबाद से इस हांसी गांव की दूरी रोहतक की करीब 156 किलोमीटर है, 156, 2 घंटा 40 मिनट का सफ़र है। पंजाब से हरियाणा तक ये घूम रहे हैं, उसके बावजूद इनको पुलिस नहीं रोकी, न पकड़ पाई। अब इसके बाद 31 मई को ही, 31 मई की तारीख आ गई। 30 मई को ये लोग इसी गांव में रहे। 29 के कत्ल के बाद 29 की रात इन्होंने फतेहाबाद में बिताई। 30 की रात इन्होंने इस रोहतक के हांसी गांव में बिताई। और फिर 31 मई को ये लोग भिवानी में एक गांव है तोशना, तोशना में जाकर रुके। और तोशना की जो दूरी थी वो रोहतक के उस गांव से करीब 91 किलोमीटर दूर थी, 1.25 घंटे का रास्ता। अब भी इनका सफ़र बहुत लंबा, पंजाब हरियाणा से भागे नहीं थे। इसके बाद 1 जून की तारीख आई, 31 इन्होंने वहीं रोहतक के उसमें गुजारी। 1 जून को इन शूटरों में से एक, जो उनका लोकल कॉन्टेक्ट था, वो ट्रक का इंतज़ाम करता है, क्योंकि अब इनको लगा कि अब ये मीडिया में भी बाकी जगह खबरें फैल रही हैं, पुलिस नाकेबंदी, 6-7 शूटर, तो इकट्ठे देखेंगे तो क्या होगा। तो उसके बाद ये इनका ट्रक का इंतज़ाम किया जाता है और उस ट्रक में बैठकर ये लोग अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। और इस बीच में गोल्डी बरार फिर फ़ोन करता है प्रियव्रत फौजी को। जब अहमदाबाद जाना होता है उससे पहले वो प्रियव्रत फौजी को कहता है कि जो तुमने 6 हथियार इस्तेमाल किए हैं सिद्धू मूसेवाला को कत्ल के लिए, वो 6 के 6 हथियार एक बब्बन नाम का उनका आदमी है, उसको सौंप दो और उस हथियार को उसको देने के बाद यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकलना। क्योंकि हथियार पुलिस के हाथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि हथियार आला कत्ल एक बड़ा सबूत होता है अदालत में। तो किसी भी कीमत पे पुलिस के हाथ वो हथियार नहीं लगने चाहिए जिनसे गोलियां चली हैं और जो गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी। तो प्रियव्रत ने डॉक्टर के इस हुक्म के बाद कहा, जी डॉक्टर साहब, इसके बाद कुल 6 वेपन, जिसमें AK-47, 9mm और जो दूसरे हथियार थे जो इस्तेमाल किए गए थे सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने के लिए, उसको बब्बन नाम के एक शख्स को, एक क्रिमिनल को इसने सौंप दिया। इसके बाद प्रियव्रत फौजी, अंकित, सचिन, कपिल,
एक दूसरा ट्रक पकड़ते हैं और इसके ज़रिए राजगढ़ हाईवे से होते हुए 2 जून को ये लोग गुजरात की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि जो दोनों ट्रक, 2 अलग अलग ट्रक में ये गए थे, तो दोनों तरफ के शूटर जो खासतौर पर हरियाणा साइड के थे, पंजाब वाले इधर रुक गए और हरियाणा साइड वाले ये अहमदाबाद पहुंचते हैं। इसके बाद फिर रास्ते में एक जगह ये ट्रक छोड़ते हैं और वॉल्वो बस पकड़ते हैं जब वो बहुत दूर निकल गए गुजरात के आसपास, और फिर वॉल्वो बस से गुजरात के मुंद्रा जगह पे पहुंचते हैं, मुंद्रा पोर्ट में। और मुंद्रा पोर्ट में एक आशीष नाम का लोकल कॉन्टेक्ट, उसने इनके लिए एक घर का पहले से इंतज़ाम कर रखा था। ये सारे शूटर जाकर उसी फ्लैट में रहते हैं। फिर उनमें से 1-2 अलग निकल जाता है, कुछ वहीं रहते हैं। और आपको याद होगा बाद में इसी मुंद्रा पोर्ट से कुछ शूटर अरेस्ट होते हैं। कुछ शूटर वहाँ से मध्य प्रदेश के इंदौर, विदिशा, वहाँ पे भी जाके रुकते हैं। तो 28 से लेकर 29 के बाद 30, 31, ये सारा जो इन लोगों ने किया, ये पूरी कहानी इस पूरी पूछताछ में, और जो मोबाइल पे बात हुई है डॉक्टर यानी कि गोल्डी बरार और प्रियव्रत फौजी, शूटरों का सरदार, उनके ज़रिए ये सारी कहानियाँ पुलिस ने निकाली। अब इस पूरी कहानी में जो मैंने पहले भी कहा, गंभीर सवाल यही है कि कत्ल करने के बाद कातिल कहीं भागता नहीं है, सिर्फ 60-70 किलोमीटर दूर एक होटल में जश्न मना रहा है। उसके बाद भी अगले दिन उसे कहीं भागने की जल्दी नहीं है। 150 किलोमीटर का सफ़र करता है, गांव में रुकता है, फिर रात बिताता है, फिर अगले दिन 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर रात बिताता है। और ये देखिए कि इतना बड़ा एक हादसा हुआ, कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, और हर अखबार, हर टीवी में ये सुर्खियाँ हैं, उसके बावजूद ये कातिल, ये शूटर इतनी आसानी से निकल जाते हैं। ये कानून व्यवस्था पर, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस की मुस्तैदी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज दीपांशु श्रीवास्तव का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपांशु। साथ में निधि सिंह का भी आज जन्मदिन है, कानपुर से हैं, हैप्पी बर्थडे निधि। इसके अलावा रेखा आरसे, हैप्पी बर्थडे रेखा जी। और मनी आरसे की पत्नी हैं ये। साथी सिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिया। और रवि कुमार की बिटिया हैं। इसके अलावा ध्रुव शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुव। और तरुण वैष्णव ने भेजा है। साथ ही दीप करगाथारा, अगर मैंने सही बोला तो हैप्पी बर्थडे। और मिलन ने भेजा है। साथ ही जीव बंदोत्रा जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जीवा बंदोत्रा, तो हैप्पी बर्थडे जीवा। और जगदीश जी ने भेजा, उनकी बिटियां हैं। इसके अलावा रीनू चौधरी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रीनू जी। और वेदपाल आर्य जी की पत्नी है ये। साथ ही रब्बू पवार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रब्बू साहब। और वेदपाल आर्या जी ने भेजा है, और कल इनकी पत्नी का भी बर्थडे था और मैं भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपकी वाइफ को भी। साथ ही खुशी पांडे और राजेश पांडे जी की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। इसके अलावा सोमल सालेन है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। मार्टिना मल्होत्रा है, श्रीलंका क्राइसिस पे। चलिए कल मैं श्रीलंका क्राइसिस पे पूरा कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, पूरी अपडेट ज़रूर दूंगा आपको। उत्तर प्रधान है, इसके अलावा अमोल कलाम्बे हैं, दिनेश चौधरी जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। हाफिज़ करीम नूरानी हैं, अनीता जी हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अर्जुन योगिता हैं, अर्जुन और योगिता जी। इसके अलावा सोनू कुमार हैं। इन्होंने, एक सोनू कुमार ने लिखा है कि मैं एक जुर्म करने जा रहा था, लेकिन कहानी सुनी तो कहानी सुनने के बाद मैंने जुर्म करना मतलब से इनकार कर दिया, जुर्म करने से। थैंक यू सो मच। बस सोनू जी यही कहूँगा, कभी भी कैसे भी हालात हों, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, और कोई ऐसा जुर्म कभी करने की सोचिए भी मत। उससे क्या होता है कि आपको नींद बड़ी सुकून की आएगी, वरना हमेशा एक खौफ, एक डर लगा रहेगा। बट थैंक यू, आपने जुर्म से इनकार किया। सविता जैन हैं, इसके अलावा ऋषि खत्री जी हैं। इनका कहना है कि क्या फिल्म स्टार क्राइम के बारे में बात नहीं करते, या फिर जैसे सुशांत केस के बारे में खुलकर अपनी राय नहीं रखते, आपका क्या तजुर्बा है? तो ऋषि खत्री साहब, मेरा तजुर्बा यही है कि जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होता है, ख़ासतौर पर क्राइम का, बॉलीवुड के अपने अंदर की बातें, तो 2-4 लोगों को छोड़ दें तो कोई बात करना नहीं चाहता या करता भी नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने लोगों से बहुत ज़्यादा मेरा वास्ता पड़ा है, फिल्म स्टार को फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों के अलावा बाहर की दुनिया के सब्जेक्ट के बारे में बड़ी कम जानकारियाँ होती हैं। अब
पता नहीं ऐसा क्यों। कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी फिल्म बरादरी के बारे में, या तो इत्तेफाक है कि मेरा जिससे पाला पड़ा मैंने देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा इस बारे में कोई जानकारी रहती नहीं है। लेकिन हाँ, अपने अंदर की चीज़ें हैं, कंट्रोवर्शियल ऐसी बातें, इवन सुशांत सिंह राजपूत केस में वो लोग घबराते थे, बात नहीं किया करते थे। इसके अलावा देवानंद पटेल जी एक स्टोरी की फरमाइश की है, और नजमून नहर जस्सी जी हैं बांग्लादेश की, अपनी क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और ऋषभ झा है, एक स्टोरी की फरमाइश उन्होंने भी की है। इसके अलावा मोहित नुरेती जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, सॉरी मैं भूल गया था, तो हैप्पी बर्थडे मोहित जी। और शशि भूषण तिवारी जी ने भेजा है। साथ ही राहुल यादव, इन्होंने एक सवाल भेजा था कि एक प्रॉब्लम है मुंबई में कहीं पे, तो क्या ये ट्वीट कर सकते हैं? बिल्कुल राहुल यादव साहब, आप एक आज़ाद देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आप अपनी बात जहाँ पे भी लगे गलत हो रहा है तो आप उसको ज़रूर आप जग जाहिर कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।